हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस के टॉप ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं आप सभी को मैथ का चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का और बात करें तो साइंस का भी और क्वेश्चन दिया था, लेकिन उससे भी बेहतर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। 2021 का अगर आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपको देंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इसके बाद आइए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 के बाद 2026 में आएगा, याद करके जाना है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि दंतमंजन में प्रयुक्त पदार्थ है। जैसे कि दंतमंजन तो उसका टूथपेस्ट हम बोलते हैं, तो उसमें क्या रहता है, अम्ल रहता है, क्षार रहता है, लवण रहता है या फिर धातु रहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे दंतमंजन जो आप जिससे ब्रश करते हो ना, तो वो उसमें क्या रहता है, क्षार रहता है। ठीक है, उसमें बेस रहता है, क्षार रहता है, जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्लीयता यानी कि अम्ल जो रहता है ना उसको नष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना इजी प्रश्न क्या पूछ सकता है। तो हाँ, ये इतना इजी प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए मैं ये लेकर के आया हूँ। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सारे बच्चों को याद रहता है कि सर जल का पीएच मान तो H2O ही होता है। इसके बाद आइए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप देखिएगा क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक में तो सबसे ज़्यादा आपको यही प्रश्न मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और निर्वात के बाद जो होता है वायु में होता है। ठीक है, तो इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई कितनी होती है, यानी कि क्या होती है। वोल्ट होता है या फिर ओम होता है या फिर एम्पियर होता है या फिर वाट होता है। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज, आप लोग 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित कीजिएगा ये याद करके जाइएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों का द्रव्यमान डैश डैश होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया में कि वैसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जितना अभिकारक रहता है उतना ही उत्पाद बनता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो अपरावर्तित रहता है। ठीक है, अपरावर्तित रहता है। इसके बाद आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है। देखिए, जब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th के जब चैप्टर में बायोलॉजी के प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, फिर बात करें तो जल चाहिए, और अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी क्लोरोफिल जो होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, और इसी के कारण पत्तों का रंग जो होता है वो हरा होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि बताइए कि निम्नलिखित में किसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, तो आप बता सकते हो कि सर क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इसके बाद आइए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि एक प्रकार की डैश डैश तरंग है। देखिए, आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, रेडियो तरंग, विद्युतीय तरंग। ठीक है, तो ध्वनि जो होता है वो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, यांत्रिक तरंग। इस ऑप्शन में देवे नहीं किया है, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था जो कि विदाउट ऑप्शन का था, तो मैंने इस ऑप्शन को छोड़ दिया, यांत्रिक तरंग होता है। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त धातु का गलनांक होता है। जब आप लोग फ्यूज तार
पढ़े होंगे अपने चैप्टर में, तो पढ़े होंगे फ्यूज तार एक ऐसा तार होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आपको पता चलता है कि इसका जो गलनांक होता है ना बहुत कम होता है, ये जल्दी से गल जाता है। जैसे कभी भी विद्युत परिपथ में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं दोनों तार एक में चिपकता है, तो वहाँ पे आग लगने से पहले ही जो भी फ्यूज तार लगल रहता है वो उड़ जाता है और वो खतरा होने से बचा लेता है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नींबू और संतरा में, ठीक है ना। नींबू में जो अम्ल रहता है वही संतरा में रहता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल रहता है। तो नींबू में अगर बात करेंगे तो सिट्रिक अम्ल, जो साइट्रिक यहाँ पे लिखा गया, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है और ये वाला चीज आपको याद रखना चाहिए कि नींबू में कौन सा अम्ल रहता है, तो सिट्रिक अम्ल रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर की आंख की दृष्टि का सामान्य कोण कितना होता है। यहाँ पे बात कहने का है जैसे कि आंख की दृष्टि का सामान्य कोण बताना है, यहाँ पे सामान्य दूरी नहीं बताना है। अगर आंख की दृष्टि का सामान्य न्यूनतम अगर दूरी बताना रहता है तो 25 सेंटीमीटर कह देते, लेकिन यहाँ पे सामान्य कोण बताना है। तो सामान्य कोण का मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी आंख जो है वो कम से कम 60 से 70 डिग्री के कोण पर देख सकता है। बात समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग बात करें कि दो आंख वाले व्यक्ति अधिकतर कितने डिग्री का कोण बनाकर देख सकता है, तो 180 डिग्री से लेकर के 200 के बीच तक वो देख सकता है, ठीक है। अगर माना जाए तो 180 डिग्री, और एक आंख वाला आदमी तो 150 डिग्री तक अधिकतर देख सकता है, उससे ज्यादा डिग्री का कोण बनाकर नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तक सूचकांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल होती है या फिर प्रकाश की चाल है। देखिए, जब अपवर्तन सूचकांक का मतलब है यहाँ पे जब अपवर्तनांक अधिक रहेगा तो उसमें प्रकाश एकदम कम चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो राइट है, क्योंकि अपवर्तक सूचकांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल घटती है। जितना अपवर्तनांक बढ़ेगा उतना प्रकाश की चाल घटेगा। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कभी काल कहानियों में, किस्सों में कि बरसात के दिन में क्या होता है, सब पेड़ पौधे कभी काल नष्ट हो जाते हैं। तो कब नष्ट होते हैं, तो वही अम्लीय वर्षा के कारण, जब ऊपर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2 ऊपर से जब वाष्प के रूप में वर्षा से मिलकर और नीचे जब गिरता है, तो जब यह किसी भी फसल पे पड़ता है तो यह फसल को नष्ट कर देता है। आप लोग कहानी में सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे रियलिटी में। इसके बाद आइए यहाँ पे हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो अगला बार ये जरूर पूछेगा, ये आशा है। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो स्टेपी जो होता है, स्टेपी ये सबसे छोटा हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी होता है, ठीक है, और बड़ी फीमर होता है। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि मृदा का पीएच मान रेंज होता है। जैसे कि मृदा का मतलब मिट्टी का जो पीएच रेंज होता है, पीएच मान होता है कितना होता है। तो अगर देखा जाए ना तो मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 या फिर 5 से 8 के बीच में अधिकतर होता है। अगर ऑप्शन में ये भी रहता है कि 6 से 8 तो उस ऑप्शन को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ 5 से 8 है तो ये वाला भी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन है एथेन का सूत्र होता है। देखिए, अगर आप कार्बन के संयोजकता पढ़े होंगे, कार्बन के यौगिक चैप्टर है उसमें बताया जाता है, तो अगर वो पढ़े होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पढ़े होंगे तुम, लेकिन नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। अगर एथेन रहेगा तो एथेन का सूत्र C2H6 होता है, एथेन का C2H6 होता है, और मेथेन का CH4 होता है, मेथेन का CH4 होता है, और एथेन का C2H6 होता है। दो याद कर लो, दो में से एक बन जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आइए यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन की, तो टेस्ला की इकाई होती है। देखिए, अगर बात करें ना कि बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दाब का ऐसे मात्रक जो होता है ना वो पास्कल होता है, और पास्कल के साथ साथ एक टेस्ला भी होता है दाब की इकाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको बताना है कमेंट के कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। बात समझ में आ रही हो। उसके बाद यहाँ पे आइए 19 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन तब होता है जब
प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश परावर्तन सतह से टकराता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, प्रकाश अवशोषित होता है। देखिए, अपरावर्तन तब होता है जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का भाई साहब पूरा नाम डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें देख लीजिए जहाँ पर है वहाँ टिक कर दीजिए। डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि 20 प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, और आपको कितना प्रश्न याद था और कितना आपको याद हुआ है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।